हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे शेरों। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी लोगों की पढ़ाई जोर और शोर से चल रही होगी। एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर 4 ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। इस पर्टिकुलर वीडियो में यार हम लोग पीरियोडिक टेबल को समाप्त करने वाले हैं। हम लोग यार पिछले कुछ वीडियोस से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं और लास्ट की कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बची हैं जिन्हें हम यार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, है ना। तीनों यार छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर आता है, एक्सेप्शनल ट्रेंड आता है, वो सारी चीज़ें हमको समझते हुए चलनी है। ठीक है, तो चलो यार इस पर्टिकुलर वीडियो को यार हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार हम लोग जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पहले ये समझिए कि यार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड when an electron is added to the outermost orbit of an isolated gaseous atom। उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाता है। मतलब अगर आपका एक आइसोलेटेड गैशियस एटम है, आइसोलेटेड मतलब और कोई हमने इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है और गैशियस फेज में लिया है, उसमें यार अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो जो भी एनर्जी रिलीज करी जाती है या फिर जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सपोज करो आपका कोई एलिमेंट है ए, कौन सी फेज में लोगे? गैशियस फेज में लोगे। जब आप एक इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ए माइनस में। इसमें एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कैसे लिखते हैं? डेल्टा Eg इलेक्ट्रॉन गेन का और एंथैल्पी का H लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन डाला है तो मैंने 1 लगा दिया। अब सपोज करो एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया है तो A माइनस प्लस एक और आपने इलेक्ट्रॉन डाला तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? A2 माइनस गैशियस में। दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2। सेकेंड इलेक्ट्रॉन डाला तो वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2। अब ध्यान से यहाँ पे यार बात सुनो, तो जैसे मैंने यार प्रीवियस वीडियो में आप लोग जब आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा रहा था, तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या था? इलेक्ट्रॉन निकालना था आपको, उसमें जितनी भी एनर्जी लग रही थी उसको हम क्या बोल रहे थे? आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन डालना है। एक तो यार ये डिफरेंस हो गया। आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी थी उसमें हम क्या लिखते थे? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। आयनाइजेशन एनर्जी वाज ऑलवेज एंडोथर्मिक। यहां पे हम क्या लिख रहे हैं? एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आपकी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और वो आपकी एंडोथर्मिक भी हो सकती है। एक्सो भी हो सकती है और एज वेल एज एंडोथर्मिक भी हो सकती है। दोनों चीजें पॉसिबल है। एनर्जी कैन बी रिलीज ऑल्सो, एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड ऑल्सो। अब यार एक जबरदस्त बात यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ यार, है ना, ध्यान से सुनिए। आप लोगों के लिए यार हो सकता है कि यार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक नया टर्म हो, है ना, लेकिन अभी जैसे जैसे आगे चलेगा वैसे वैसे आप और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। कभी भी यार आपकी अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ध्यान से सुनना यार, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कभी भी नेगेटिव आती है, मतलब प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक आता है, तो इसका मतलब ये है कि एटम wants to accept इलेक्ट्रॉन। अगर यार कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है? जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव का मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। तो अगर एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम से तो सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। ये हम लोग यार केमिकल बॉन्डिंग में भी बात करेंगे कि एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो अगर नेगेटिव है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो एनर्जी क्या कर रही है? रिलीज कर रही है। एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब क्या? एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम हो रही है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाह रहा है, वो चाहता है एक्सेप्ट करना। और अगर उधर ही यार आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर मान लो पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। आप बाहर से एनर्जी दे रहे हो, आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक है, आप बाहर से एनर्जी दे रहे हो ताकि वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चले जाए। तो अगर डेल्टा EgH मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर पॉजिटिव है तो एटम है जो वो डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वो यार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो यार आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ऐसे 3 भी हो सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज बोलते हैं। अब देखो, अब ये पॉइंट जो लिख रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोगों को जब आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा रहा था तब मैंने आप लोगों को बोला था कि यार आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, नो एक्सेप्शन। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी?
एंडोथर्मिक होगी, मतलब एनर्जी आपको हमेशा बाहर से देनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे यार थोड़ा सा अलग पॉइंट आ जाता है। यहां पे ये आता है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 है, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो उसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 इज व्हाट, नेगेटिव। क्या रहती है? नेगेटिव रहती है, मतलब एटम वांट्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट। लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने केसेस हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 पॉजिटिव हो जाएगी। मेजॉरिटी केसेस में क्या रहेगी? वो नेगेटिव रहेगी। लेकिन ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी। एक्सेप्ट कौन कौन से? एक्सेप्ट आपका बेरिलियम, एक्सेप्ट आपका नाइट्रोजन, और एक्सेप्ट आपका नोबल गैसेस। इन 3 केसेस में आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 है वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। इनके अलावा क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। अब आप लोग बोलेंगे भैया ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि यार इनके केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट वाली पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको समझाया। पॉजिटिव का मतलब आप लोग बाहर से एनर्जी दे रहे हो, मतलब आप फोर्सफुली उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घुसाना चाह रहे हो। तो एटम नहीं लेना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप उसमें फोर्सफुली डालना चाह रहे हो। इसका रीजन अगर कोई पूछे आपसे तो इसका रीजन क्या रहता है? इसका रीजन रहता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो रीजन है वो क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यार आपका बेरिलियम होता है, दैट इज फुली फिल्ड ऑर्बिटल, वो फुली फिल्ड रहता है। नाइट्रोजन में क्या रहता है? हाफ फिल्ड रहता है। नोबल गैसेस में क्या रहता है? फुली फिल्ड रहता है। तो इन सब की जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। तो अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो यार ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा अपनी, यार जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही स्टेबल है तो वो डिस्टर्ब क्यों करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन लेके? तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहे, इसलिए आप लोगों को फोर्सफुली उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डालना पड़ रहा है। और जब जब यार फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन आपको डालना पड़ेगा तब तब आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो वो ज्यादातर केसेस में क्या है? नेगेटिव है। लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने केसेस हैं जिनमें पॉजिटिव है, जिनमें फोर्सफुली हमको चीजें करानी पड़ रही है। और ये गिने चुने केसेस आपके सामने रख दिए हैं मैंने, ठीक है। तो ये बात हुई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 की। ऐसे ही बात करो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 एंड मोर, तो सेकंड पॉइंट आपका ये बन रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 और मोर, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, 3, 4 आगे सबके लिए बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 और मोर इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्या रहेगा? हमेशा एंडोथर्मिक रहेगा। ऑलवेज का मतलब समझ रहे हो? कोई भी एक्सेप्शन नहीं है भैया। कोई सा भी एटम आ जाए, अगर आप वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, 3 या 4 मतलब आगे वाली कराना चाह रहे हो, 1 के अलावा कुछ भी कराना चाह रहे हो, तो दैट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, मतलब आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे देखो, सपोज करो ऑक्सीजन गैसियस एटम है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? O- में। तो ये क्या है? आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1। मेरे को बताओ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? भैया केवल इन केसेस की, बेरिलियम, नाइट्रोजन और नोबल गैसेस की पॉजिटिव है, इसके अलावा बाकी सबकी क्या है? नेगेटिव। तो ये तो ऑक्सीजन है, तो इसकी क्या होगी? नेगेटिव होगी, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही होगी। अब O- में आपने एक इलेक्ट्रॉन डालना चाहा, एक और, तो किस में कन्वर्ट करना चाहा? O2- में। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी ये 2 होगी। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन डालना चाह रहे हो ये क्या रहेगी? पॉजिटिव। कोई सा भी एटम हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 और मोर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों? देखो, आप जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 करा रहे हो तो आप किस में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो? ऑब्वियसली इस एक अनायन में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, राइट। तो अब इस अनायन में, जैसे आपका ऑक्सीजन की बात करें तो ये रहा यार उसका न्यूक्लियस, और ये रहा यार आपका उसका शेल मान लो। तो अगर मैं वैलेंस शेल की बात करूं तो यार ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, और O- में कितने हो जाएंगे? 7। तो आपके लास्ट शेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है, राइट। अब आप क्या कर रहे हो? इसमें यार आप एक और इलेक्ट्रॉन डालना चाह रहे हो। अब ऑक्सीजन यार ऑलरेडी उस पर नेगेटिव चार्ज है, दिस इज व्हाट O-, इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और आप एक और नेगेटिव चार्ज इसके अंदर डालना चाह रहे हो। तो क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, मतलब नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन है और जो आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, इन दोनों स्पीशीज की वजह, इन दोनों स्पीशीज के बीच में क्या रिपल्शन होंगे? बिल्कुल होंगे यार। तो इसी रिपल्शन के चलते O- इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। लेकिन अगर फिर भी आपको इलेक्ट्रॉन डालना है तो आपको यार फोर्सफुली चीजें करानी पड़ेंगी। और मैंने आपको बताया जब जब यार फोर्सफुली आपको करानी पड़ेंगी चीजें तो आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। बाहर से देने का मतलब प्रोसेस वुड बी एंडोथर्मिक।
ऑलराइट, आइए बात समझ में। तो ये चीज यार हमको देखनी पड़नी है। कहीं पे भी यार अगर फोर्सफुली चीजें हो रही हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम। करेक्ट, आइए बात समझ में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा क्या रहेगी, एंडोथर्मिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 और मोर। अब जैसे देखो यार, हम लोग बात करें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट कर रहे हैं। अब यार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, टेंडेंसी टू, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये हो रहा है ना यार, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब यार आप खुद सोचो, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, क्या उतनी आसानी से हम यार इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतनी आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, और जितना ज्यादा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उतना ही ज्यादा क्या रहता है, जेड इफेक्टिव रहता है। तो क्या यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। देखो सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज है मैं अल्टीमेटली जेड इफेक्टिव से मैंने रिलेट कर दिया। आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, एटॉमिक रेडियस था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था जेड इफेक्टिव से। तो ये चीज बात फिक्स कर लो। तो देखो कौन कौन से फैक्टर, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इससे तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, साइज ऑफ एटम से, अब आपका जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो आपका जेड इफेक्टिव कम होता जाता है, जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होती जाएगी। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो साइज के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्योंकि साइज बढ़ता है तो आपकी जेड इफेक्टिव डिक्रीज करता है। देखो चाहो तो यहां पे लिख दो, अगर साइज इंक्रीज करेगा तो जेड इफेक्टिव क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज करेगी। आइए बात समझ में और देखें। अच्छा अब देखो ट्रेंड, ट्रेंड क्या है, अलोंग अ पीरियड, आप तो जेड इफेक्टिव का ट्रेंड ध्यान रखो, अलोंग अ पीरियड अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं तो जेड इफेक्टिव क्या करता है यार, इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी, हाँ या ना। अलोंग अ ग्रुप जेड इफेक्टिव क्या करता है, डिक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी डिक्रीज करेगी, हाँ या ना। सही है। तो सारी की सारी चीजें यार, सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैंने अल्टीमेटली जेड इफेक्टिव से ही रिलेट करके आपको बता दी हैं, ठीक है। चलो और देखो, अब है एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। देखो ये तो जो हमने बात करी है दिस इज जनरल ट्रेंड कि लेफ्ट टू राइट जाए तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, टॉप टू डाउन जाए तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी, राइट। ये तो क्या हो गया, जनरल ट्रेंड की बात हो रही है ना, या चाहो तो लिख दो दिस इज जनरल ट्रेंड की बात हो रही है। लेकिन अब कुछ कुछ क्या आते हैं, एक्सेप्शन आते हैं, कुछ कुछ अलग बिहेवियर आता है, तो यार वो चीज भी तो हमको कवर करनी है। अब देखो अलग बिहेवियर की हम बात करें तो जैसे आपका अलग बिहेवियर आता है ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में। तो ग्रुप 16 की बात करो, ऑक्सीजन फैमिली की, तो ऑक्सीजन फैमिली में अगर आप जनरल ट्रेंड पूछो तो टॉप टू डाउन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करनी चाहिए थी, राइट। तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी होती है, सल्फर की, देन सेलूरियम, देन टेलूरियम, देन पोलोनियम और देन ऑक्सीजन। तो ये आता है आपका ग्रुप 16 का ट्रेंड। अच्छा ग्रुप 17 की बात करें, देखो ग्रुप 16 में देखो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन सबसे कम हो जाती है ऑक्सीजन की। ऐसे ग्रुप 17 में बात करें तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा हो जाती है, कायदे से किसकी होनी चाहिए थी, फ्लोरीन की, पर किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। रीजन मैं बता रहा हूं अभी आपको, रीजन मैं बता देता हूं आपको, है ना। रीजन पहले तो समझो, है ना। मैं आपको ऑक्सीजन और सल्फर को कंपेयर करके बता दूं, सेम रीजन क्लोरीन और फ्लोरीन पे भी लगेगा। अगर मैं ऑक्सीजन और सल्फर को कंपेयर करूं तो आपके ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 मतलब आपके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये रहा आपका ऑक्सीजन, छोटी साइज है, ये बना दिया मैंने, कितने वैलेंस, 6, 1 2 3 4 5 6, आया ना, सही है। अब जरा सल्फर बनाना, अगर सल्फर मैं बनाऊं तो ये तो यार उसका न्यूक्लियस है, अब सल्फर की साइज क्या होगी, बड़ी होगी, तो ये सल्फर की साइज बनाओ, सल्फर बना दिया। अब उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 ही हैं यार, वैलेंस तो सेम रहेंगे, ये रहे। अब आप क्या करना चाह रहे हो, अब आप एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में ट्रांसफर करना चाह रहे हो ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो इसमें आपने इलेक्ट्रॉन भेजा और ऐसे ही इसने आपने इलेक्ट्रॉन भेजा। अब यार आप खुद सिचुएशन देखिए,
ऑक्सीजन में अगर मैं बात करूं तो यार आपके 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, और आप यार ये इलेक्ट्रॉन डालना चाह रहे हो। ऑक्सीजन बोल रहा है ऑलरेडी यार हमारी साइज छोटी है, हमारी साइज छोटी है, और एक और इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दोगे तो भैया छोटी सी साइज में हमको 7 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे और हमारी बैंड बच जाएगी, हमें खतरनाक क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाएंगे। तो यार हमको तो मत दो यार, हमको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यार हमको अगर इलेक्ट्रॉन दे देते हो, हम यार छोटे से हैं तो हमारे साइज छोटी है, तो यार उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखने में हमें दिक्कत होती है, रिपल्शन आ जाते हैं, तो हमको मत दो, है ना। सल्फर बोल रहा है हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम हैं बहुत बड़े, हमारी साइज क्या है, बहुत बड़ी, तो इलेक्ट्रॉन अगर हम में आएगा तो हम आराम से बढ़िया तरीके से फिट कर लेंगे, हमारे में कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो सल्फर एक्सेप्ट कर लेता है अच्छे से, ऑक्सीजन नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसकी छोटी साइज है। तो अगर सेम आपका रीजन है क्लोरीन और फ्लोरीन का भी, तो अगर कोई रीजन पूछे तो रीजन है ड्यू टू स्मॉल साइज एलिमेंट्स, जैसे मतलब एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, एलिमेंट्स फेस, मतलब फेस मतलब उनको उनके साथ होता है ऐसा, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स फेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, उनमें क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाते हैं, जिसके कारण उनकी स्टेबिलिटी कम हो सकती है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेंगे, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनकी छोटी साइज है, छोटी साइज है तो उनमें क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाएंगे। ये कुछ यार एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ध्यान रखना है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इतना से भी था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने आपको डिटेल में सारे एस्पेक्ट, सारे एक्सेप्शन, सारी चीजें कवर करती हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ी अब यार चीजें हैं नहीं, है ना। अब नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आपकी कौन सी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, EN से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सबसे पहले बात तो ये समझो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी ऑफ एनी एटम to attract a shared pair of electron toward itself in a covalently bonded molecule, है ना। आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी किसी भी एटम की टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग होती है, उसको कौन कितनी ताकत से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या है, पावर है यार, है ना, पावर, ताकत, किसमें कितनी ज्यादा ताकत है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, है ना। अब आप खुद सोचो, जिसमें जितनी ज्यादा ताकत रहेगी, जिसमें जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, क्या वो उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा अपने इधर खींचेगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उतना ज्यादा क्या रहता है, जेड इफेक्टिव रहता है। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, क्योंकि अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो आप ज्यादा ताकत से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचोगे, और ज्यादा ताकत से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से खींचोगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा रहेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। बोलो हाँ या ना, ये चीज समझ में आई है। तो जो आपका जेड इफेक्टिव है, जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब चीज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव से। जैसे देखो आपका ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, ए बी, मैं कोई मॉलिक्यूल ले लेता हूं, और ये जो बॉन्ड दिखाया है ए और बी के बीच में, ये कौन सा बॉन्ड है, सपोज करो कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो दो केसेस हो सकते हैं, दो केसेस हो सकते हैं। क्या केसेस हो सकते हैं, या तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। किसकी ज्यादा है, ए की ज्यादा है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये कहां टिल्टेड रहेंगे, ए की तरफ रहेंगे। जिसकी ज्यादा ताकत है वो ज्यादा ताकत से खींचेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी तरफ थोड़े से टिल्टेड हो जाएंगे आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी तरफ, ए की तरफ। क्यों, क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ए पे क्या चार्ज आता है, डेल पॉजिटिव, सॉरी डेल नेगेटिव। ए की तरफ आ गए ना इलेक्ट्रॉन, जैसे मेरी तरफ आ गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो अगर मेरी तरफ नेगेटिवनेस आ गई तो मेरे पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिवनेस। यहाँ पे क्या चार्ज आया, डेल पॉजिटिव। डेल का मतलब क्या, छोटा सा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा हो। तो बी की ज्यादा हो तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, बी की तरफ चले जाएंगे, राइट। तो बी पे क्या चार्ज आएगा, डेल नेगेटिव, ए पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से पोलैरिटी भी जनरेट होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंस रहता है तो पोलैरिटी भी जनरेट होती है ना। अब पोलैरिटी क्या होती है, ये सब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों के दोनों सेम एटम्स है, जैसे ए टाइप का होता,
तो कोई भी चार्जेस डेवलप नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्टली बीच में ही पड़ा रहता, क्योंकि दोनों की पावर क्या है? सेम है। दोनों की पावर सेम है तो एग्जैक्टली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेगा, तो कोई भी चार्जेस डेवलप नहीं होंगे किसी भी एटम पे। ठीक है, आइए बात समझ में। अब जैसे हम बात करें, कुछ कुछ यार आपकी स्केल्स होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, या फिर फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। एक फैक्टर तो यार मैंने सीधा सीधा ये बता दिया, जेड इफेक्टिव वाला। जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। अब इसी से ही मैं सारी बातें रिलेट कर दूंगा। देख लो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सीधा सीधा बोल दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज बढ़ती जाती है तो जेड इफेक्टिव कम होता जाता है। जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो हाँ या ना? सही है, बिल्कुल सही है। और देखो चार्ज ऑन कटायन, अब सोचो, इस पे खुद सोचो, क्योंकि मैं तो भैया अब आपको इतनी डिटेल में एक एक चीज करवा चुका हूं कि अब ये आपको खुद आना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चार्ज ऑन कटायन, आपको क्या बताया है? मोर द चार्ज ऑन कटायन। जेड इफेक्टिव का बताओ आप लोग को। जितना ज्यादा कटायन पे चार्ज बढ़ता जाता है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता जाता है। मोर द चार्ज ऑन कटायन, मोर इज द जेड इफेक्टिव, एंड देयरफॉर जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव रहेगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी। मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर कोई ऑर्डर पूछे आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अगर कोई ऑर्डर पूछे Fe+2 का और Fe+3 का, तो जितना ज्यादा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा जेड इफेक्टिव और उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये रहेगा। राइट, सही है ना यार? देखो सारी चीजें यार उसी से ही रिलेट कर दें। Mn+2 Mn+4 क्या ऑर्डर रहेगा? जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। अब कटायन की बात हो गई, अब ऐसे ही एनायन की। अब खुद सोच लो, अब लिखो ना यार खुद, देखो मोर द चार्ज ऑन अनायन, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा अनायन पे, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा अनायन पे, लेसर इज द जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ये चीज समझा रखिए। एंड देयरफॉर लेसर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ या ना? बिल्कुल सही है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछ रहा है कोई O-2, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा। जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती जाएगी। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी? इसकी। ऐसे ही जैसे अगर हम बात करें ये, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, तो ये रहेगा ऑर्डर। सही है? हाँ या ना? ये चीज आ गई ये समझ में? बिल्कुल सब सही है। चले आगे बढ़े। अब क्या है? अब ट्रेंड देख लो यार। अब ट्रेंड भी जेड इफेक्टिव से देख लो। जैसे अलोंग अ पीरियड जेड इफेक्टिव क्या करता है? इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। अलोंग अ ग्रुप जेड इफेक्टिव क्या करता है? डिक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करेगी। सेम ट्रेंड है अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड में तो इंक्रीज करती है, टॉप टू डाउन जाते हैं तो डिक्रीज करती है। एक ही ट्रेंड है तीनों का। अब हम बात करते हैं स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मेजर करनी होती है ना, तो कुछ कुछ यार स्केल्स दे रखी है ना, कुछ स्केल्स दे रखे। 2 स्केल हमको देखनी है और बस उनमें थोड़े थोड़े ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे वो हमें देखना है। हालांकि पूछने जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से बहुत कम है। ठीक है, तो स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको 2 स्केल देखने हैं। कौन कौन सी? एक मुलिंकन स्केल और एक आपकी पॉलिंग स्केल। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी आ रही है आपकी? मुलिकन स्केल। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आएगी कौन सी? पॉलिंग स्केल। तो देखो मुलिकन स्केल। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, एक्स या फिर चाय, क्या बोलते हैं? चाय। ठीक है, तो मुलिकन स्केल पे अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है XM मुलिकन स्केल पे, तो ये क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो आयनाइजेशन एनर्जी निकालो उसकी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालो और उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। EA क्या है?
ई ए इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कुछ नहीं होती है यार, है ना, मतलब ऐसा कुछ घबराना नहीं है, ये जो टर्म आया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज सिंपली नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बस ये नेगेटिव साइन का एक रिलेशन रहता है, बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दोनों की क्या रहती है, सेम रहती है। तो आपको क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2 कर देना है, या आपको मोलिकन स्केल पे एक किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। दूसरी कौन सी स्केल है, पॉलिंग स्केल। अब भैया पॉलिंग भैया ने कुछ काम धंधा नहीं करा, कुछ काम धंधा नहीं करा, इन्होंने क्या बोला, मोलिकन की निकाल ली है, निकाल ली है या नहीं निकाली, निकाली है भैया। तो अगर जो भी मोलिकन की निकाली है ना, और अगर मेरे स्केल पे चाहिए, पॉलिंग पे चाहिए, तो जितनी भी मोलिकन की आए डिवाइडेड बाय 2.8 कर दोगे तो पॉलिंग पे आ जाएगी भैया। देख रहे हो कितना कितना निकम्मा था पॉलिंग। जो भी मोलिकन की निकली हो वैल्यू, उसको डिवाइडेड बाय 2.8 कर देंगे तो पॉलिंग की आ जाएगी, ये बोल के गया पॉलिंग। तो आपकी अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, और 2 और 2.8 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5.6। ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब देखो ये जो यूनिट है 5.6, मतलब जो ये कांस्टेंट है 5.6, ये यूनिट के हिसाब से आ रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात करोगे तो वो कितना आएगा, 5.6 आएगा। और उधर ही अगर आपने यूनिट चेंज कर दी, जैसे आपका ये 540 आता है कांस्टेंट, अब ये कौन सी यूनिट में आता है, ये आता है किलो जूल पर मोल में। अगर आपको किलो कैलोरी पर मोल में चाहिए तो यूनिट ये चेंज हो जाएगा, ऊपर तो सेम रहेगा, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 130 आ जाता है। ये कब आ जाता है, किलो कैलोरी पर मोल में। तो कुछ नहीं यार, आपसे बस ये चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि कौन सा कांस्टेंट कब है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में क्या है, 5.6, किलो जूल पर मोल में कितना है, 540, और किलो कैलोरी पर मोल में कितना है, 130। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अगर मैं आपकी एक बात और मेरे को बता दो कि अगर मैं पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को कंसिडर करूं, मैं अगर एंटायर पीरियोडिक टेबल को कंसिडर करूं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा रहता है, कौन सा रहता है, फ्लोरीन रहता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फिर कौन होता है, फिर आपका ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखना। फिर कौन होता है आपका, नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम रहती है। जैसे अगर मैं पॉलिंग स्केल पे बात करूं, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है वो आती है 4, इसकी कितनी आती है, 3, सॉरी इसकी आती है 3.5। आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, लेकिन बस ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, इसकी आती है 3 और इसकी भी कितनी आती है, 3। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज व्हाट, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन और जो क्लोरीन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर रहती है। ठीक है, तो ये हमने बात करी किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। लास्ट आपके बचे हैं ऑक्साइड्स के बारे में बताना है आपको। जैसे ऑक्साइड, अब देखो पूरी की पूरी जो पीरियोडिक टेबल है इसमें 4 तरीके के ऑक्साइड्स हैं आपके। कितने तरीके के, 4 तरीके के, 4 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। कितने तरीके के ऑक्साइड है, 4 तरीके के आपके ऑक्साइड है। सबसे पहला ऑक्साइड कौन सा है, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड होते हैं आपके जनरली नॉन मेटल्स के, जनरल बात कर रहे हैं ना, एकदम हार्ड एंड फास्ट मत समझ लेना, लेकिन जनरली जो आपके नॉन मेटल्स रहते हैं वो आपके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब आपके जो नॉन मेटल्स रहते हैं वो कहां प्रेजेंट है, आपके राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में, मतलब आपके पी ब्लॉक साइड में, है ना, पी ब्लॉक में भी, मतलब और राइट में चले जाओ ग्रुप 15, 16, 17 वाले, ये क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। मेटल कहां प्रेजेंट है, आपके लेफ्ट साइड में, मतलब आपका एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, राइट। तो जो एसिडिक ऑक्साइड है ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे आपका SO2, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, SO3 ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, P4O10 ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, राइट। तो अच्छा, तो ये एसिडिक ऑक्साइड हो गए किसके, नॉन मेटल्स के। दूसरे कौन से होते हैं आपके, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड किसके होते हैं, मेटल्स के होते हैं। बेसिक ऑक्साइड किसके होते हैं, मेटल के। जैसे आपका सोडियम का ऑक्साइड Na2 बेसिक रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक रहेगा, MgO बेसिक रहेगा। मेटल है ना यार, ये सब सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्या है, मेटल, तो इनके ऑक्साइड क्या रहेंगे, बेसिक रहेंगे। थर्ड कौन से होते हैं आपके, न्यूट्रल ऑक्साइड। मतलब ना ही भैया ये एसिडिक है, ना ही भैया ये बेसिक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 न्यूट्रल ऑक्साइड, कितने हैं, 4। आपको याद रखने हैं ना, ये लिख दो भैया, ये चीज जरूरी है। पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, N2O, NO, H2O और कार्बन मोनोऑक्साइड।
ध्यान रखना, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका एसिडिक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल है। ये चार आपके न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, आपको ये चारों के चारों ध्यान रखने हैं भैया, ठीक है। और लास्ट आपके ऑक्साइड्स कौन से रहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो आपका एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे, जो आपके बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे। अब ये भी आपको याद रखने हैं, कुछ गिने चुने एलिमेंट्स है जिसके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है। कौन कौन से, बेरिलियम का, किसका, एल्यूमिनियम का, गैलियम का, टिन का, लेड का और जिंक। जैसे बेरिलियम का कौन सा, BeO, एल्यूमिनियम का Al2O3, गैलियम का Ga2O3, टिन का SnO और SnO2, लेड का PbO और PbO2 और जिंक का ZnO। ये आपके कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं जो आपको ध्यान रखने ना। डायरेक्ट सवाल आता है भैया, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड है बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है बताओ। तो भैया वैल्यू पता होगी, अगर आपको पता होंगे कौन कौन से एलिमेंट आपके ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं, कौन कौन से आपके एम्फोटेरिक हैं, तो अगर ये पता होगा तो ही तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। पीरियोडिक टेबल में सीधा सीधा फंडा है, जितनी ज्यादा वैल्यू याद रहेंगी, जितनी ज्यादा आपको एक्सेप्शन याद रहेंगे, जितने ज्यादा ट्रेंड याद रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप क्वेश्चन कर पाओगे। आइए बात समझ में, ये चीज क्लियर है। अब बस हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब इसमें 1-2 और पॉइंट्स हैं, उसे कवर करके फिर हम लोग रैप करते हैं हमारा चैप्टर। एक जो पॉइंट है वो है आपका, हायर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रहता है किसी भी ऑक्साइड में, मोर इज इट्स एसिडिक कैरेक्टर। उतना ही ज्यादा क्या रहने वाला है उसमें, एसिडिक कैरेक्टर रहने वाला है। जितनी ज्यादा परसेंटेज रहेगी ऑक्सीजन की, उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रहने वाला है। जैसे हम बात करें N2O3 में, जैसे हम बात करें N2O4 और हम बात करें N2O5, इसमें बात करें तो एसिडिक कैरेक्टर की अगर कोई पूछे तो कैसे पता लगाओगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देख लो, जितनी ज्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन की उतने ही ज्यादा आपका एसिडिक कैरेक्टर रहेगा। तो जैसे हम बात करें यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के लिए 3 ऑक्सीजन है, तो 1 नाइट्रोजन के लिए कितना होगा, 3/2, तो यहाँ पे 3/2 लिख दो, है ना। 2 के लिए 3 है तो 1 के लिए कितना होगा, 3/2। 2 के लिए कितने हैं, 4, तो 1 के लिए कितना होगा, 4/2। 2 के लिए कितने हैं, 5, तो 1 के लिए कितना होगा, 5/2। तो ध्यान से देखो, 1 नाइट्रोजन के लिए पहले वाले में 3/2 ऑक्सीजन है, दूसरे वाले में 4/2 और तीसरे वाले में 5/2। तो क्या ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। आई है बात समझ में। ऐसे ही अगर मैं बात करूं SO2 और SO3, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे, एसिडिक कैरेक्टर पूछे, तो ऑब्वियसली SO3 की है, क्योंकि वहां पे क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है। ऐसे ही अगर इसका बताओ जरा, MnO2, MnO3 और Mn2O7, तो आप लोग तो एक मैंगनीज पे कितने ऑक्सीजन है ये देखिए, उससे हमें पता चल जाएगा कितनी किसकी परसेंटेज ऑक्सीजन की ज्यादा है, और उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो, 1 मैंगनीज तो 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 1 है। 1 मैंगनीज तो 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 है। 1 मैंगनीज तो 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 है। 2 मैंगनीज तो 7 ऑक्सीजन, तो 1 मैंगनीज तो कितना, 7/2, 7/2 मतलब 3.5। तो देख लो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन किस में आ रहा है, MnO2 में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर भी MnO2 में। आई है बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई है, ठीक है। अच्छा, और चीज देख लो यार, जैसे आपके जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं आपके बेसिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या रहते हैं, आपके एसिडिक रहते हैं। तो आपका जैसे जैसे मेटालिक का कैरेक्टर आपका बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका मेटालिक का कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही आपका बेसिक ऑक्साइड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। सही बात है, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो जैसे जैसे मेटल का ऑक्साइड, जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। ऐसे ही अगर आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज होता जाएगा, तो ऐसे ऐसे ही आपकी एसिडिक ऑक्साइड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ यार ऐसी जनरल सी बातें हैं, आई होप मतलब आसान है ना, कुछ है नहीं इनमें। ठीक है,
तो चलो यार, यहाँ पे हमारा यार पीरियोडिक टेबल चैप्टर समाप्त होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑल द लेक्चर्स, है ना। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, बहुत डिटेल से यार, बहुत अच्छे से हम एक एक चीज़ कवर कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग सारे के सारे वीडियोस देखते रहिए और रेगुलरली पढ़ते रहिए। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।